आपको कृमिनाशक गोली मिली है, केवल कृमिनाशक, और वो उस दिन खिलाना है 23 तारीख को। जो आयरन की बात कर रहा हूं वो एएनएम आपके संपर्क करेंगी, आपसे जो एएनएम की ट्यूनिंग होनी है वो एएनएम आपको प्रोवाइड कराएंगी, आशा कार्यकर्ता आपको प्रोवाइड कराएंगी, और उन्हीं के माध्यम से रिपोर्ट महीने की महीने आशा को देना। वो बात का वो साल भर की एक्टिविटी है, ये दिन साल में एक दिन की एक्टिविटी है। आज अपन एक दिन के लिए आए हैं और उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं। आपने जो एक अभी ऑडियो क्लिप सुनी वो थी आज की हमारी वर्कशॉप की। आज हमारी पूरे दिन भर की एक वर्कशॉप थी जो थी एनडीडी कार्यक्रम पर आधारित नेशनल डिवॉर्मिंग डे। इस दिन क्या होता है, बच्चों को कृमिनाशक गोली खिलाई जाती है। जो बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं ना, छोटे बच्चों के में, जिनको हम ना वो भी बोलते हैं, पेट के कीड़े बोलते हैं, छोटे छोटे कीड़े बोलते हैं, चिनमुना भी बोलता है कोई कोई। तो ऐसे करके अगर वो दवाई खिलाते हैं तो फिर बच्चों के पेट से वो कीड़े ख़त्म हो जाते हैं पूरी तरह से। तो ये अगर आपके यहाँ भी छोटे बच्चे हों तो उनको ज़रूर खिलाएं। और छोटे बच्चों क्या, आजकल तो इतने ज़्यादा कीटाणु बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाते हैं, पेट में जाते हैं, तो हम सभी लोगों को भी एक एक एल्बेंडाजोल हर 6 महीने में खा लेनी चाहिए। वो गोली कोई भी नुकसान नहीं करती है। और जैसे हम जनरली गोलियाँ जो बिक्स है, हाजमोला है, ये यूज़ करते हैं ना, इसी तरह से एल्बेंडाजोल की टैबलेट होती है। तो यहाँ से मेरा आज का जो मेरा ऑफिस वर्क था वो शुरू हुआ। मॉर्निंग में ही हमको लोगों को वहाँ पर पहुँचना था। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक का ये पूरा एक दिन का वर्कशॉप था। वर्कशॉप अटेंड करने के बाद, पूरा यहाँ से सीख लेने के बाद कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, यहाँ पर सारे स्कूल से जो टीचर्स थे, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, वो भी आए हुए थे प्रशिक्षण के लिए, क्योंकि उनके यहाँ भी सारी दवाइयाँ वितरित होनी हैं, क्योंकि स्कूलों में बच्चों को खिलाई जाएंगी एल्बेंडाजोल टैबलेट। ब्रेक में जब हम बाहर निकले तो बाहर ये स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार का जो पिछले कल कैंप लगा हुआ था यहाँ पर, उसके बैनर टाइप से लगा हुआ था। पूरा अरेंजमेंट जस के तस था अभी, और जो टीचर्स वगैरह आए हुए थे उनकी अटेंडेंस यहाँ पर हो रही थी, उनको दवाइयाँ वितरित की जा रही थी। और ये सारे काम ख़त्म करके फिर हम लौट आए थे घर। और हमारे यहाँ कल श्राद्ध था, तो फिर उसकी तैयारी एक दिन पहले से शुरू हो गई थी। मैं ऑफिस से जैसे ही आई थी तो मम्मी ने बोला था कि 2-4 काम है जो आज ही ख़त्म कर लेंगे, और बाद बाकी जो बाकी काम रहेंगे वो कल कर लेंगे। तो बस मैं ऑफिस से आके तैयारियों में जुट गई थी। कल हमारे घर में ना बाबा जी का श्राद्ध था, तो उस चक्कर में एक दिन पहले से ये सारी तैयारियाँ शुरू हो गई थी। क्या है, उस दिन हलवा ज़रूर बनता है, जो आटे का गुड़ का हलवा बनता है ना, वो हमारे घर ज़रूर बनता है, क्योंकि मे भी हो सकता है बाबा जी को पसंद होगा, शायद इसीलिए उनकी पसंद का ख्याल रखते हुए उनके लिए बनता हो ये। क्योंकि पितृपक्ष में ये हलवा ना बने तो हमारे यहाँ तो फिर वो अधूरा माना जाता है, तो इसलिए ज़रूरी होता है। तो मम्मी क्या करती हैं, पहले ही एक दिन पहले इसको भून के और रख लेती हैं, तो जिससे ना अगले दिन ज़्यादा हेडेक ना रहे, क्योंकि बहुत सारा खाना बनता है, 10 लोगों का, 20 लोगों का, जितने लोग भी आते हैं खाना खाने के लिए उन सब का। तो फिर देखिए, जैसे बेसन की पपड़ियाँ वो बना ली थी हमने, पहले ही सेक के रख ली थी एक दिन पहले ही। और ना जो हलवे का वो होता है वो भूंज के रख लिया था। बाकी 1-2 चीज़ें और अभी मुझे याद आएगी तो मैं आपको बताऊंगी और क्या करके रख लिया था हमने। बेसन की पपड़ियाँ हलवा के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो कहते हैं ना, ये देसी कुछ ट्रेडिशनल डिश होती है ना, वो बहुत पसंद आती हैं बड़े लोगों को भी, और मुझे भी अच्छी लगती हैं। लेकिन ना बच्चे ज़्यादा नहीं खाते हैं, जो आजकल के बच्चे होते हैं ना वो नहीं खाते, लेकिन अपन सब लोगों को तो बहुत पसंद आएंगी। अगर आपके यहाँ भी नहीं बनती हो तो आप भी बना के देखिएगा। बहुत इजी रेसिपी है, क्विक से बन जाता है। मतलब हलवा में तो टाइम लगता है, लेकिन ये बेसन की जो पपड़ियाँ बनती है ना, ये तो अमूमन घरों में बनती ही होंगी, और ये टेस्टी भी लगती हैं। और रही हलवे की बात, तो वो मैं तो बताया नहीं है मैंने कभी अकेले, मम्मी ही बनाती हैं हमेशा। तो मम्मी क्या करती हैं, पहले ना आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बहुत बारीक गूंथ लेती हैं, ऐसे अलग अलग करके। बहुत मतलब उसमें अलग से ही आटा मारने की ट्रिक होती है, जो भी होती है वो। और कई लोग ना पूड़ी बेल के भी, मिक्सी में पीस के भी बनाते हैं। जैसे भी चाहे वैसे बना लीजिए। मैंने तो आज तक बनाया नहीं है, तो मैं आपको क्या ही एडवाइस दूँ इस हलवे के बारे में।
अच्छा, आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने जो पढ़ा था फर्स्ट इम्प्रेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी, कुछ ड्रेस कोड से रिलेटेड कि हमारी ड्रेस किस तरह की होनी चाहिए, अगर हम घर में रहते हैं या बाहर रहते हैं तो किस तरह के हमें कपड़े पहनना चाहिए। अमूमन हर व्यक्ति अपनी पसंद से कपड़े पहनता है कि उसको कैसे लग रहे हैं। कई बारी तो ये होता है कि हम पहन ज़रूर अपनी पसंद से लेते हैं, लेकिन फिर हम बाद में सबसे पूछते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं या हमारी ड्रेस कैसी लग रही है, या फिर हमारे अंदर ही अंदर ये चल रहा होता है कि कोई हमारी ड्रेस की तारीफ़ कर दे और कोई बोल दे अरे वाह कितनी शानदार ड्रेस लग रही है। लेकिन इन सब की कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो वो आपके ज़रूर काम आ जाएंगी। अगर काम आए ना तो थोड़ा सा अपने लिए ट्राई कर लीजिएगा, काम नहीं आए तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दी जाए। अच्छा, क्या होता है कि हम लोग सिर्फ 7 सेकंड में अपने बारे में निर्णय ले लेते हैं और इस निर्णय में आपके पहनावे की अहम भूमिका होती है। एक अच्छी तरह से तैयार ना महिला या पुरुष अक्सर अधिक सक्षम और विश्वसनीय और मिलनसार माना जाता है। कई बार आपने देखा होगा ना कि जो वेल मेंटेन होगा, वेल ड्रेसअप होगा, उस व्यक्ति का स्वभाव भी बहुत शानदार हो जाता है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, इसके लिए आपको कुछ अलग से करना नहीं पड़ता है। अच्छा, बीच बीच में मैं आपके साथ ये भी शेयर करती जाऊँगी कि मैं क्या कर रही थी, क्या किया था। तो ये क्या है, कल काफ़ी लोग आएंगे तो बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करती हूँ, एक अलग कट्टे में ना वो बर्तन रख लेती हूँ जो बर्तन मुझे जैसे कोई अचानक आ गया है तो ज़रूरत पड़ती है वो। तो मैंने उसी कट्टे को उठाकर ये सारे बर्तन निकाल लिए थे बाहर, क्योंकि ऐन मौके पे फिर बर्तन निकालते फिर परेशान हो या फिर बर्तन कम पड़ जाएं तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही ये बर्तन अलग थोड़ा सा आगे ही रख लेती हूँ। जब भी अचानक कोई घर में आ गया तो फिर मैं ये निकाल लेती हूँ। तो बस ये भी मैंने निकाल के रख लिए थे। ये सब मैंने काम एक रात को पहले ही कर लिए थे, मतलब कल हमारे यहाँ श्राद्ध था तो आज रात को मैंने ये सारे काम ख़त्म कर लिए। एक्चुअली में क्या होता है कि जब ब्लॉग शूट हो जाता है उसके बाद वॉइस ओवर होता है, तो अगर आजकल में कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे बाद में कमेंट के ज़रिए पूछ लीजिएगा। लेकिन वॉइस ओवर के लिए पहले ब्लॉग हुआ, फिर उसके बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो हो सकता है, ठीक है जी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर मसाले का जो बॉक्स था वो थोड़ा सा खाली हो रहा था, उसमें कुछ मसाले कम हो रहे थे, तो मैंने सोचा इनको भी फिलअप कर देती हूँ, क्योंकि कल सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो फिर बड़ी दिक्कत आती है कि तुरंत मसाले फिल करो, निकालो या फिर उसमें से डालो। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जो इकट्ठे मसाले होते हैं उनको एक कैरी बैग में करके, और इस वाले जो बॉक्स है ना, ये जो आपको स्टील का कंटेनर दिख रहा है, इसमें भर के रख देती हूँ। तो वो क्या होता है कि सारे एक जगह हो जाते हैं और फिर मुझे दिक्कत भी नहीं आती। उसी में से मैं लेती हूँ और अपने डेली का जो मेरा ये मसालदानी है इसमें मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे अपने पहनावे को लेके। तो इसमें क्या होता है कि आपका पहनावा केवल आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को नहीं ढकता, वह आपके दिमाग, भावनाओं और यहाँ तक कि आपके शरीर पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं ना तो हम बेहतर महसूस करते हैं। ये सारी चीज़ें तो आप समझ ही सकते हैं कि जब भी आपने एक अच्छी साड़ी या फिर अच्छा सूट या फिर अच्छी ड्रेस पहनी होती है तब आपको लगता है कि अरे वाव, मतलब अंदर से एक वाव वाली फीलिंग आ जाती है, आपको अच्छा महसूस होने लगता है। और जब हम अच्छे दिख रहे होते हैं तो हमारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों ही बढ़ जाते हैं। यह आपको दूसरों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से बातचीत करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए भी सशक्त बनाता है। वहीं अगर आप अपने पहनावे को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं तो यह आपकी भावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। अच्छा, कुछ कपड़े हमारे शारीरिक आराम और गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। सही फिटिंग और कपड़े का चुनाव आपको दिन भर आरामदायक और ऊर्जावान बनाए रखता है, जबकि गलत चुनाव आपको असहज और थका हुआ महसूस करा सकता है। जैसे अगर हम कहीं बाहर गए हुए हैं और हमने सही फिटिंग से, मतलब अगर या तो ज़्यादा टाइट पहन लिया तो हमको क्या लगेगा, अरे गर्मी लग रही है या फिर घुटन जैसी महसूस हो रही है, तो वहाँ पर हम कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। और वहीं अगर कोई हम ज़्यादा डीप नेक पहन लेते हैं, जैसे हम ऑफिस में जा रहे हैं और हमारा गला ज़्यादा डीप है, तो हम बैठने में उठने में उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑफिस में देखिए मेल स्टाफ भी होता है, सभी लोग होते हैं, तो हमको अनकंफर्टेबल फील होता है।
तो इसीलिए ना हमको कपड़ों का चुनाव बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना चाहिए कि हम बाहर जा रहे हैं ऐसे कपड़े पहनकर जाएं जो दिन भर हमको आराम तो महसूस करा ही सकें, साथ में हमको सहज फील करा सकें, मतलब हमको डिस्कम्फर्ट ना हो उनको पहनकर। आपसे बातें करते करते ब्लॉग आ गया था सुबह तक। रात में ही जब मैं सोई थी तो मैंने जैसा आपको बताया था पूरी तैयारी करके सोई थी और ना दही बड़े के लिए दाल भी गला दी थी, साबूदाने भी गला के रख दिए थे, मीठी चटनी भी बना दी थी दही बड़े की, वो मैंने रात को ही करके सब रख दिया था। अब सुबह जैसे ही उठी सबसे पहले मैंने क्या किया, झाड़ू लगाई पूरे घर की, उसके बाद नहा लिया क्योंकि ना सारे काम ऐसे थे कि बिना नहा के नहीं कर सकते कुछ भी काम। तो फिर मैंने सबसे पहले नहा लिया झाड़ू लगाकर और पोछा लगाकर। फिर मैंने मालपुए का घोल बना के रख दिया क्योंकि देखिए उसको फूलने के लिए, सेट होने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। जितना आप मालपुए का बैटर रेस्ट करने के लिए रख देंगे ना उतने ही मालपुए आपके अच्छे बनेंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस आटे को पतला घोलकर उसमें शक्कर मिलाकर और रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। मैं देखिए ज़्यादा कुछ नहीं डालती क्योंकि क्या होता है 2-3 बार मैंने पहले बनाए कुछ एक्सपेरिमेंट करके तो वो गड़बड़ हो गए। तो फिर तब से मैंने ना बिल्कुल ऐसे ही सादा सिंपल घोल के बनाने लगी, एकदम परफेक्ट बनने लगे थे। एक तरफ घोल बन गया था और एक तरफ मैंने चढ़ा दी थी खीर और एक तरफ रख दिया था मैंने मम्मी पापा जी के लिए चाय, क्योंकि देखिए चाय तो सबसे पहले ज़रूरी होती है, जैसे ही उठते हैं वैसे चाय तो लगती ही है। तो मैंने सोचा साथ ही साथ चाय बना दूँ। मम्मी पापा जी जैसे ही उठ गए थे तो मैंने उनके लिए चाय बनाने भी एक तरफ रख दी और साथ ही साथ बनती जा रही थी खीर। और ना ये है उसका बैटर किसका, दही बड़े का, तो मैंने सोचा दही बड़े भी सेक लेती हूँ। अच्छा, इसमें क्या हुआ था कि मम्मी जब इधर उधर थी तब मैंने शूट कर लिया था, उसके बाद क्लिप्स ऐसे ही आ रही थी और फिर मम्मी एसी वाले कमरे में जाकर पूड़ियाँ बेलने लगी थी तब मैंने शूट कर लिया था। मम्मी जब नहाने गई थी तब मैंने थोड़ा शूट कर लिया था। ऐसे कर करके मेरी सारी शूट कंप्लीट हो पाई थी ब्लॉग के लिए। चलिए, हम बात कर रहे थे अपने पहनावे को लेके। तो एक चीज़ का आपको इसमें ध्यान रखना है कि वैसे ज़्यादातर सभी लोगों को ये चीज़ पता होती है लेकिन फिर भी हम कई बार ही भूल जाते हैं। जब भी आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ देखें कि आप किस जगह जा रहे हैं, उसके अनुरूप आप कपड़े पहन कर जाएं। देखिए, आप भले ही कितने भी पढ़े लिखे हों, आप भले ही कितने ही बहुत ज़्यादा नए ख़यालातों के हों, लेकिन अगर आप किसी विलेज में जा रहे हैं या फिर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर बूढ़े बुज़ुर्ग या फिर जो पुराना कल्चर है उसको फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आधुनिक ड्रेस की जगह आप कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर जाएँ, तो आप बहुत ही वहाँ पर सुंदर दिखेंगे और आपकी वहाँ पर वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इससे क्या होता है, देखिए एडजस्ट तो वो लोग कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो लोग ये सोचेंगे कोई बात नहीं, बहुत बड़े शहर में रहती है या फिर जॉब करती है या फिर पढ़ी लिखी है, तो ये सोच के वो लोग एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि देखिए आजकल हर जगह समझदार व्यक्ति हैं, हर इंसान सिचुएशन को समझता है। लेकिन अगर आप जगह के हिसाब से अपना पहनावा सिलेक्ट करते हैं, जैसे आप किसी अपने मतलब कहते हैं ना पैतृक निवास पे जा रहे हैं, आप अपनी ससुराल में बिल्कुल जहाँ पर बिल्कुल देहात है, गांव है, आप वहाँ जा रहे हैं। आप शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, आप जीन्स टॉप भी पहनते हैं, आप सूट भी पहनते हैं, आप हर तरह की मॉडर्न ड्रेसेस भी पहनते हैं, लेकिन आप वहाँ पर पहन कर जा रहे हैं क्या, साड़ी, जो एक ट्रेडिशनल ड्रेस मानी जाती है। तो वहाँ पर आपका ओहदा, आपका सम्मान, रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। सब लोग पता है क्या बोलेंगे कि देखो भाई जॉब करती है, पढ़ी लिखी है, कितनी समझदार है कि जगह के हिसाब से कपड़े पहन कर आई है। आप अगर साड़ी पहनकर वहाँ पर जाते हैं तो इससे आपका जाएगा कुछ भी नहीं, लेकिन आपका सम्मान दोगुना हो जाएगा। तो इस तरह से हम सोच विचार कर देखिए, ज़्यादातर महिलाएं इसी तरह से करती होंगी जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन मैंने एक बार इसलिए शेयर कर दिया क्योंकि अभी रिसेंट मैंने पढ़ा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी होता है। ठीक है जी, हाँ, बस इसको ध्यान रखना है कि जो भी आप कपड़े पहने हमेशा एक अच्छी फिटिंग का मतलब होता है ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा लूज़, वो कपड़े पहने। क्योंकि देखिए कपड़े अगर गड़बड़ हो गए तो आपके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। और पता है क्या हुआ था, ये जो मैं काम कर रही हूँ ना, सारा काम किया था ना मैंने, तो उसी दिन मेरी तबीयत भी बहुत गड़बड़ हो गई थी। उसी दिन से मतलब जिस दिन श्राद्ध था घर में, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम खांसी फीवर हो रहा था, लेकिन ये था कि काम तो करना ही था। बीच में मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल कर क्या है चाय बना के और पी ली थी, तो थोड़ा सा उससे रिलैक्स मिला था और फिर मैंने ना अपना काम करना शुरू कर दिया था। मालपुए एक एक करके मैं सेक रही थी, क्योंकि कढ़ाई है तो कढ़ाई में एक एक करके ही सेक पाते हैं।
अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि ना जैसे ही इस मालपुए सेकती जाती हूँ तो ना ये कॉर्नर दिख रहा है ना आपको, एक जो पकड़ने वाला हैंडल होता है उस पर रखती जाती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ना जितना भी घी रहता है ना वो पूरा या तो कढ़ाई में निकल जाता है या फिर जो एक कटोरी रख देती हूँ इधर टपकता है तो यहाँ आ जाता है। तो ये वेस्टेज भी नहीं जाता और ना उनके मालपुओं के अंदर भी नहीं भरता, तो कहीं पेपर पे या फिर कहीं इधर उधर ऐसे ज़्यादा नहीं फैलता है। तो इसलिए ना ऐसे ना मैंने मम्मी को देखा है अपनी मम्मी को करते हुए, तो बस फिर वही ट्रिक मैं फॉलो कर लेती हूँ। और ना मालपुए का बैटर जैसे आप पतला रखेंगे ना, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं, नॉर्मल पतला, तो वो उससे क्या होगा, आपके मालपुए खूब तो फैलेंगे, मतलब बड़े बड़े बन जाएंगे, छोटे छोटे सिकुड़ कर नहीं रह जाएंगे। ठीक है जी। तो ऐसे करके ना मैंने भी रिसेंट अभी 4-5 बार बनाए हैं तो अच्छे बन गए। पहले मेरे भी ज़्यादा 1-2 बार में अच्छे नहीं बने थे, गड़बड़ हो गए थे, तो मैंने 1-2 बार बीच में बनाना भी छोड़ दिया था। लेकिन फिर मैंने सोचा ट्राई करते हैं, ऐसे थोड़े सा होता है कि नहीं आ रहा तो छोड़ दिया जाए। तो बस फिर मैंने शुरुआत कर दी और फिर 2-4 बार बनाए तो अब बहुत अच्छे बनने लगे हैं। मालपुए बनाते समय 1-2 बातें और ध्यान रख लेंगे तो आपके मालपुए और भी अच्छे बनेंगे। एक तो क्या है ना, इसकी गैस ना मीडियम रखिए। अगर आप ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो ये पतले बनते हैं तो जल जाएंगे, और अगर कम रखेंगे ना तो इसमें जिसमें आप सेक रहे हैं ना उसमें ये मालपुए में भर जाएगा, जो भी घी रहेगा ना वो बहुत ज़्यादा भर जाएगा, तो फिर वो उतने स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। तो इसीलिए ना मीडियम फ्लेम पे रखिए हमेशा गैस जब भी आप मालपुए बनाते हैं तब। और उसके अलावा आपको क्या करना है कि इसका जब आप बैटर बनाएं तो पहले से बना कर रख दें, 2-4 घंटे कम से कम रेस्ट के लिए रख दें। ठीक है जी। और फिर मैं देखने लगी थी अपने दही बड़े कि इनका क्या हाल है, पानी में गला के रख दिए थे। क्या होता है कि जैसे ही सेकते जाते हैं ना, उनको नमक वाले पानी में डाल के रख दें तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। और एक तरफ बन रहा था मेरा ये आटे का हलवा, मम्मी इसमें सारा कुछ मिला के रख गई थी, मैंने बस इसको चला दिया था। और ना बीच बीच में जैसे मम्मी ने बोला था कि इसको ना जो आटे का बना के रख दिया था, भूंज के रख दिया था, उसको बोला था कि इसको डाल देना, वो डाल दिया था, गुड़ डाल दिया था, लेकिन बता मम्मी ही रही थी, उनके हिसाब से ही बन रहा था। और ना उसको भी चलाती जा रही थी हलवा को, और एक तरफ बनाती जा रही थी मैं अपने मालपुए। मालपुए मैंने इसलिए पहले इकट्ठे बना के रख लिए थे क्योंकि ना ये ना टाइम लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एक एक करके बनते हैं। और फिर अगर जैसे एकदम से मेहमान आ जाते हैं और फिर एकदम से पूड़ियाँ भी सेकनी होती हैं गरम गरम, तो फिर नहीं हो पाता है। इसीलिए ना मैंने पहले ही इकट्ठे सेक कर रख लिए थे। ये सब काम के साथ साथ मैंने क्या किया था कि बीच में ना सब्जी के लिए टमाटर प्याज की प्यूरी और ना और भी जो मसाले थे जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये सब मैंने ना पहले ही तैयार करके रख लिया था, सारे मसाले निकाल के रख लिए थे, जिससे ना जैसे सब्जी में छौंकूँगी तो ना ज़्यादा उसमें मुझे दिक्कत नहीं होगी, तुरंत की तुरंत सारी चीज़ें पिसी हुई तैयार मिल जाएंगी। और मम्मी ने ये बोला था कि बाकी चीज़ें सारी पहले कर लो और सब्ज़ी सबसे बाद में छौंकना, क्योंकि ना सब्ज़ी का ख़राब होने का थोड़ा सा रहता है ना कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मम्मी ने बोला था कि सब्ज़ी सबसे बाद में छौंकना। तो मैंने सारी चीज़ें बना ली थी, हलवा बन गया था और ना खीर बन गई थी, मालपुए बन गए थे, ये कुछ कुछ बेसिक जो चीज़ें थी, दही बड़े बन गए थे। तो फिर ये सारा बन गया था, तो फिर बाद में मैंने सब्ज़ी छौंकी थी। और बीच बीच में मैं ना बर्तन भी धोती जा रही थी, जो भी बर्तन निकलते जा रहे थे, क्योंकि देखिए किचन छोटी है, अगर आप उसमें ही सारे तामझाम इकट्ठे कर लेंगे कि इधर सिंक में बर्तन भी पड़े हैं, स्लैब पे देखिए वैसे ही इतना सारा सामान हो जाता है, क्योंकि 4 चीज़ें बनती हैं तो उनके बर्तन भी होते हैं। तो इसीलिए ना मैं बर्तन हाथों हाथ धोती जा रही थी, जो भी बर्तन निकलते जा रहे थे। इससे क्या है, सिंक खाली थी तो फिर थोड़े से ये ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं आएगी।
और जैसा मैंने आपको बताया था कि मुझे ज़ुकाम था, तो आप समझ सकते हैं आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मेरी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही होगी आप लोगों को, क्योंकि ज़ुकाम एकदम सही नहीं हुआ है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करिएगा। अब ये मैंने छौंक दी तोरई की सब्ज़ी बनी थी, आलू मटर की सब्ज़ी और ना सूखी मिक्स वेज बनी थी। ऐसे करके ना 2-3 सब्जियां हो गई थी और बाकी सारी चीज़ें दही बड़े, खीर और हलवा, पपड़िया और इमरती और कुछ चीज़ें हो सकता है मैं भूल रही हूँ, मालपुए, तो वो सब आप ब्लॉग में देख लीजिएगा कि क्या क्या बनाया था। हो सकता है कुछ का शूट भी ना हो पाया हो। ठीक है जी। तो ये मैंने दही बड़े का घोल बनाकर उसमें डाल दिए थे। इसमें क्या होता है कि मैं लाल मिर्ची नहीं डालती हूँ, ना ही हरा धनिया वगैरह, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं डालती हूँ, केवल गरम मसाला और ना जो लौंग होती है और काली मिर्च, उनको बारीक पीस कर और इसमें डाल देती हूँ। अच्छा देखिए ब्लॉग में दिख रहा है ना, कद्दू भी बना रही हूँ, कद्दू भी बना था। क्या है कभी कभी जब हम बाद में वॉइस ओवर करते हैं ना तो चीज़ें याद नहीं रहती। इस समय जब आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया था तब मेरी तबीयत बिगड़ रही थी, थोड़ी गड़बड़ ज़्यादा लग रही थी, तो मम्मी ने बोला तुम ऐसा करो कि चाय बिस्किट खा लो और दवाई खा लो, क्योंकि ना दवाई के बिना तो देखिए कुछ ठीक होना ही नहीं था, लग नहीं रहा था कि ठीक होगा कुछ। तो बस मैंने चाय बिस्किट खाकर और दवाई खा ली, जिससे ना मुझे थोड़ी आधा 1 घंटे में रिलैक्स मिल गया था, जिससे गेस्ट के लिए सारे प्रिपरेशन के लिए मैं रेडी हो गई थी। दवाई खाने के बाद आराम नहीं कर पाया था क्योंकि बाकी काम और भी करने थे, तो सीधे दवा खाकर मैं किचन में आ गई थी और फिर मैंने सेकना शुरू कर दी थी पूड़ियाँ, और मम्मी बेलती जा रही थी और मैं किचन में सेकती जा रही थी। तो ऐसे करके ना ये काम भी ख़त्म हो गया था। फिर पूड़ियाँ थोड़ी सेक के रख ली थी, क्योंकि ना जैसे पापा जी जो पूजा वगैरह करते हैं ना उसमें भी लगनी थी, तो पहले कुछ पूड़ियाँ सेक कर रख ली थी हम लोगों ने। और ना बाद में मैंने छौंक दी थी आलू मटर की सब्ज़ी, तो जिससे सबसे लास्ट में ना यही सब्ज़ी बन रही थी, बाकी सब चीज़ें तैयार हो गई थी और सबसे लास्ट में यही सब्ज़ी बनी थी। तो ऐसे करके ना पूरा खाना तैयार कर लिया था, जिससे ना कोई परेशानी ना हो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। और ना जब मैंने बाद में ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तब मुझे लगा भी कि थैंक गॉड सब कुछ अच्छे से हो गया, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पूजा पाठ की हो या फिर श्राद्ध वगैरह हो, तो ये लगता है ना सब कुछ अच्छे से हो जाए, और जब सब कुछ अच्छे से हो जाता है ना तो एक फुलफिल वाली फीलिंग आती है ना, बहुत अच्छा फील होता है कि चलो कोई बात नहीं है, थोड़े से थक गए, थोड़े से परेशान हो गए, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया, तो बड़ी एक खुशी मिल जाती है। अच्छा जब ज़्यादा लोग खाने के लिए इनवाइट होते हैं तब मैं पता है क्या करती हूँ, जो थालियाँ हैं ना उनमें कटोरियाँ लगा के रख लेती हूँ, और ना जो कुछ चीज़ें हैं ना जो मतलब थाली में पहले से लगा के रख सकते हैं, जैसे पापड़ सेक के रख ले दिया, मिठाई जो है मिठाई रख ली, और अचार रख लिया, सैलड रख लिया। तो ये जैसे गेस्ट आने वाले तो होते हैं ना, उससे 2 मिनट पहले ये सारी प्रिपरेशन मैं पहले से कर लेती हूँ। जैसे 3 थालियाँ लगाना है या 2 थालियाँ लगानी है तो मैं उनमें ये सारी चीज़ें पहले से रख लेती हूँ, क्योंकि देखिए भाई अकेले आपको किचन में काम करना है और ना गेस्ट भी आ रहे हैं, मेहमान भी हैं, तो उन सबको भी देखना है, तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, और हर गृहिणी इन सब चीज़ों में बहुत कुशल और परफेक्ट होती है। आपको एक चीज़ बताऊं, ये ब्लॉग बहुत मुश्किल से शूट हो पाया है, तो प्लीज़ अपने प्यार को बरकरार रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू।